पतला धुआं हवा में घुलते हुए स्ट्रीट लाइट की किरणों को चीरने लगा। सड़क के किनारे दीवार से टेक लगा के एक आदमी चुपचाप खड़ा था, न पूरी तरह छिपा हुआ न पूरी तरह दिखाई देता हुआ। उसके काले लिबास पर रोशनी हल्के से पड़ रही थी और उसकी उंगलियों में पहनी अंगूठियां चमक रही थी। किंग, क्वीन, जोकर, एस। उसने धीरे से सिगार का धुआं बाहर छोड़ा। उसकी सांस ठंडी हवा में धुंध बनकर फैल गई। एक आलीशान घर के बाहर चमचमाती एक मर्सिडीज कार आकर रुकती है। कार के दरवाजे के खुलने के साथ एक घिसी हुई हवाई चप्पल में एक लड़का बाहर निकलता है, जिसके हुलिये से वो एकदम गरीब दिख रहा था। पर उसके हाथ में अभी मर्सिडीज कार की चाबी घूम रही थी। नकाबपोश आदमी की नजरें दूर खड़े अथर्व पर जमी थी। फिर उसके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान आई और उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, आखिरकार उसने गाड़ी को मेन दरवाजे के पास पार्क किया था ताकि सुबह गाड़ी के शोर से किसी की आंख न खुले। तभी उसे किसी की आहट आई। उसने बाहर जाकर देखा पर वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। क्या ये मेरा वहम था? और वो वापस अंदर आने लगा। तभी उसे मेन डोर के नीचे एक लेटर दिखाई दिया। उसने लेटर को उठाया और उसे पूरा यकीन हो गया, यहाँ पर कोई तो था। उस लेटर पर किसी भी तरह का कोई नाम नहीं था। उसने वो लेटर खोला तो उसमें लिखा था, The king will fall, the queen will fall। ये शब्द देखकर उस लड़के की आंखें छोटी हो गई थी। वो वहां से लेटर लेकर अंदर चला गया। स्ट्रीट के दूसरे कोने से कोई उसे जाते हुए देख रहा था और उसने हंसते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है। आज संडे का दिन था। सुबह के समय एक लड़का जिसने सफेद रंग की बनियान पहनी हुई थी और नीचे सस्ता सा ट्राउजर पहना हुआ था, उसके हाथ में सर्फ घुला पानी का बाल्टी था। उसके कान में ईयरफोन्स लगे थे जिससे वो गाने सुनते हुए कार को चमकाने में लगा हुआ था। वो इतने अच्छे से उस कार को क्लीन कर रहा था जैसे कि ये उसका पसंदीदा काम हो। तभी अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, सुबह सुबह कहाँ मर गया नालायक? ये कामचोर हमेशा ऐसा ही करता है। इसने अभी तक मेरे कपड़ों पर इस्त्री क्यों नहीं की? इसे पता नहीं है कि मुझे आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है? इससे अच्छा तो एक कुत्ता रख लेते, वो भी घर की रखवाली में काम आता। पर वो लड़का तो अपनी मस्ती में ही मस्त था। उसे कहाँ कुछ सुनाई दे रहा था। तभी किसी की भारी भरकम आवाज आई, तुम क्यों उस बेचारे के पीछे लगे रहते हो? तुम्हें पता नहीं है आज संडे है? वो जरूर मेरी गाड़ी को चमकाने में लगा होगा। ये थे उस फैमिली के हेड मिस्टर भार्गव अग्रवाल और जो आदमी चिल्ला रहा था वो था विजय अग्रवाल। विजय अग्रवाल भार्गव अग्रवाल का बड़ा बेटा था और छोटा बेटा शशिकांत था। भार्गव अग्रवाल ने एक फैसला ऐसा लिया था जिसकी वजह से उनके परिवार वाले ही उनसे नाराज रहने लगे थे और वो फैसला था नैना की शादी एक लो क्लास लड़के से करना जो उनकी नजरों में एक निकम्मे नालायक कमजोर के अलावा कुछ भी नहीं था। विजय नैना के पिता थे। वो चिल्लाते हुए बाहर चले गए थे। बाहर एक लड़का जो दिखने में ही ऐसा लग रहा था जैसे इसने कभी जिंदगी में अच्छे कपड़े तो देखे ही नहीं है। उस लड़के को देखकर विजय का गुस्सा हमेशा 7वें आसमान पर चला जाता था। निकम्मे आदमी काम से छुपने के लिए बाहर टाइम पास कर रहा है। तुझे पता नहीं है मुझे आज मीटिंग में जाना है? वो लड़का जल्दी से सिर झुकाते हुए विजय के पास आया और बड़े धीरे से बोला, बताइए पापा जी, क्या काम है? नालायक, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जल्दी से मेरे कपड़ों पर इस्त्री कर दे। और मैंने तुझे कितनी बार बोला है अपनी जुबान से मुझे पापा जी मत कहा कर, पर तू है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। पता नहीं वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब तू हमारी लाइफ में आया था। और एक शशिकांत का दामाद है, पता है उसने अपने ससुर को कल ही ऑडी कार गिफ्ट की है। अरे अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है और अभी से ही देखो वो अपने ससुराल वालों का कितना ध्यान रखता है। और एक तू है जो किसी भिखारी से कम नहीं लगता। वो लड़का चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। कल शशिकांत की बेटी तानिया की रिंग सेरेमनी है। इस बार कोई ढंग के कपड़े पहन कर आना, पर तेरे पास तो पैसे होंगे नहीं कपड़े लेने के लिए। मुझे तो हर समय यही डर लगा रहता है कि किसी दिन समाज में तेरी वजह से हमारी इंसल्ट न हो जाए। अब कल के प्रोग्राम में भी लोग यही पूछेंगे कि तुम्हारा दामाद करता क्या है। हे भगवान, मैं तो इस लाइफ में तंग आ गया हूँ। अब किस किस को इस बारे में क्या जवाब दूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ये पिताजी ने पता नहीं कहाँ फंसा दिया। इस लड़के ने पता नहीं उन पर कौन सा जादू कर दिया है। पर वो लड़का तो वहीं पर सिर झुकाए खड़ा था। अभी विजय अग्रवाल ने चिल्लाते हुए कहा, नालायक, आपके नजरों से ही जमीन फाड़ने का इरादा है? तुझे अभी तो बताया था कि मैं लेट हो रहा हूँ। अब मेरे कपड़ों पर जल्दी से इस्त्री कर। और ऐसे ही बड़बड़ाते हुए विजय अग्रवाल अंदर चले गए। उस लड़के ने जल्दी से अपने हाथ पैरों को साफ पानी से धोया और अंदर की तरफ चल दिया। लेकिन बाहर कोई था जो अग्रवाल मेंशन पर नजर रखे हुए था। उसने कुछ देर वहीं पर इंतजार किया और फिर उसने सिगार जमीन
जमीन पर फेंककर अपने पैरों से बुझा दी और उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वहां से निकल गया। वहीं अग्रवाल मेंशन में वो लड़का पिछले 3 साल से उस घर के सभी सदस्यों के ताने सुनते हुए आ रहा था, पर आज तक उसने किसी को भी उल्टा जवाब नहीं दिया था। एक दादाजी ही थे जिन्होंने आज तक उससे कभी कुछ नहीं कहा था। वो रात को अधिकतर दादाजी के कमरे में ही सोता था। हाँ, वो सिर्फ देखने में ही गरीब लगता था, पर उसके शरीर की मसल्स टाइट थी और उसके 6 पैक एब्स भी थे और वो 6 फीट हाइट का एक हैंडसम हंक था। उसका फेस देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इतना गरीब भी हो सकता है। उसके अंदर आते ही विजय अग्रवाल ने उसे अपना एक कीमती सूट और व्हाइट शर्ट दी। इस सूट पर दाग नहीं लगना चाहिए। मैं ध्यान रखूंगा पापा जी। वो कपड़े लेकर वहां से जाने लगा, तभी सामने से एक ब्यूटीफुल लड़की आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अथर्व से कहा, गरीबों की बिलियनियर, जरा मेरे कपड़ों को भी प्रेस करके रेडी कर देना। मुझे भी आज शॉपिंग के लिए जाना है और मेरे साथ नैना दीदी भी जा रही हैं। उनके कपड़े तो तुम ही डिसाइड करते हो, तो उनका तुम ही देख लेना। ये लड़की नैना की छोटी बहन शनाया थी जो कॉलेज के फाइनल ईयर में थी। उसे भी अथर्व पसंद नहीं था, इसलिए वो ऐसे टॉन्ट अथर्व को मारा करती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके किसी भी फ्रेंड को उसके फटीचर जीजू के बारे में पता चले। उस घर का एक छोटा लाडला भी था जो अभी फर्स्ट ईयर में ही आया था। उसे अथर्व बहुत पसंद था। वो अपने अथर्व जीजू के बॉडी का फैन था, इसलिए वो रोज सुबह उठ के उनके साथ एक्सरसाइज किया करता था। अथर्व के साथ रहने की वजह से वो किसी गलत संगत में नहीं पड़ा और उसकी भी बॉडी बनने लगी। अथर्व को भी युग को देखकर अच्छा लगता था। कोई तो था जिसके साथ वो अपनी इतनी अच्छी सुबह बिता सकता था, पर सबसे डेंजर थी दादी सरोज देवी, जिसके बोल ही ऐसे होते थे जैसे कि किसी ने उस पर तीर चला दिया हो। वो तो गुस्सा आने पर दादाजी को भी नहीं छोड़ती थी। वो हमेशा दादाजी को यही ताना मारा करती थी, तुमने मेरी फूल सी पोती की लाइफ बर्बाद कर दी है। और अथर्व को तो वो ऐसे आड़े हाथ लेती थी कि पूछो ही मत। अथर्व ने जल्दी से विजय अग्रवाल के कपड़ों पर प्रेस किया और उन्हें बड़ी सावधानी के साथ उनके कमरे में रखकर आ गया। कुछ ही देर में वो रेडी होकर आ गए थे। उसके बाद अथर्व ने शनाया और अपनी वाइफ के कपड़े रेडी किए, जिसका नाम नैना था, और उसके कपड़ों को उसके रूम में रखने के लिए चला गया। जैसे ही वो अंदर साइड टेबल पर कपड़े रखकर जाने ही वाला था कि तभी वॉशरूम का डोर ओपन हुआ और अपने शरीर पर व्हाइट टॉवेल लपेटे हुए एक ब्यूटीफुल लड़की वॉशरूम से बाहर निकली। तभी उसकी नजर अथर्व पर पड़ी, जिससे वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गई थी। उसकी बॉडी एकदम गोरी थी। उसके शरीर पर पानी की बूंदें ऐसे चमक रही थी जैसे कि मोती रोशनी में चमकते हैं। वो हमेशा अपनी वाइफ की ब्यूटी को देखकर शॉक्ड रह जाता था, और आज भी उसका हाल कुछ ऐसा ही था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। नैना, तू भी पागल है। एक बार देख तो लेती कि कमरे में कोई है भी कि नहीं। ये रूम अकेला तेरा थोड़ी है। ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? क्या इससे पहले तुमने कोई लड़की नहीं देखी? नैना की आवाज सुनकर अथर्व होश में आया और अपनी आंखों को दोनों हाथों से ढककर कहा, सॉरी, मुझसे शनाया ने ही कपड़े प्रेस करने के लिए बोला था, बस वही रखने के लिए आया था। बोलते हुए भी उसकी घबराहट साफ पता चल रही थी। अब क्या पूरी फिल्म देखने का इरादा है? ये सुनकर वो दूसरी तरफ पलटा, जल्दी से वहां से भाग गया। उसे ऐसे भागते देखकर नैना जोर जोर से हंसने लगी। दीदी, आपको क्या हुआ? आज तो आप काफी जोर जोर से हंस रही हो। अरे शनाया, कुछ नहीं, बस मुझे कुछ सोचकर हंसी आ गई। दीदी, आप उस मिडिल क्लास को तलाक क्यों नहीं दे देती? वो इतना गरीब है कि उसे तो मैं मिडिल क्लास भी नहीं कह सकती। वो ये कैसे बता सकती थी कि अथर्व ने उसे ऐसी सिचुएशन में देखा था? नैना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दीदी, आप कभी भी उसके बारे में बात क्यों नहीं करती हो? आपने आज तक ये भी नहीं बताया कि वो आपको पसंद है या नहीं। पता नहीं आप पिछले 3 साल से कैसे उसके साथ रह रही हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता। पर नैना ने अब भी उसके बारे में कुछ नहीं कहा था। जब शनाया ज्यादा ही जिद करने लगी तो नैना ने उससे कहा, जब मेरी शादी हो रही थी तब तो किसी का मुंह नहीं खुला, अब बोलने का क्या फायदा? तभी उन दोनों की माँ मनीषा वहाँ आई और उसने कहा, बेटा, तुम तो इस बात पर बेवजह गुस्सा कर रही हो। उस टाइम तुम्हें दादाजी के गुस्से के बारे में पता था ना? अगर उस समय हम बेघर हो जाते तो तुम ही बताओ, इस समय हम सड़कों पर जिंदगी गुजार रहे होते। तो तुम लोगों को ये समझ नहीं आता कि उस लड़के और तुम सब में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर मैं उस समय शादी नहीं करती तो तुम भी आज उस लड़के की तरह ही गरीब होते। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब आप लोगों की ही कंडीशन ऐसी है तो फिर आप सभी उस लड़के को इतना सुनाते क्यों रहते हो? बेटा, आज तक तो तुमने उसके बारे में कुछ नहीं बोला, फिर आज उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? मॉम, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ। यही कारण है कि मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या परेशानी है। आप हर बार इस मैटर के बारे में मुझसे बात करने के लिए आ जाते हो। आज के बाद कभी भी मुझसे इस बारे में बात मत करना। मुझे जो करना है वो मैं खुद देख लूंगी। इतना कहकर वो रेडी होकर वहाँ से नीचे हॉल की तरफ निकल जाती है और जाते हुए उसने शनाया से कहा, अगर तुम्हें शॉपिंग के लिए चलना है तो 2 मिनट में बाहर आ जाओ।
नहीं तो फिर मत कहना कि दीदी ने मुझे कुछ दिलाया नहीं। और हाँ, एक बात और, अपने साथ उस सो कॉल्ड अपने जीजू को भी लेकर आ जाना। ये सुनकर शनाया ने जल्दी से नैना का हाथ पकड़कर रोका और कहा, दीदी वो हमारे साथ शॉपिंग पर क्यों जाएगा? तुमसे जितना कहा है उतना करो। फिर नैना नीचे आ गई। मैं उस फटीचर के साथ शॉपिंग पर नहीं जाऊंगी। दीदी को अपनी रेपुटेशन की चिंता नहीं होगी, पर मेरी रेपुटेशन है। ऐसी बात नहीं है, वो तो नैना को कोई बैग्स पकड़ने के लिए चाहिए होगा, इसलिए ही उसे ले जाने के लिए बोला है। और तुम्हारे पापा भी कह रहे थे कि उसके लिए एक 3 पीस सूट ले आना जिसमें वो ठीक ठाक लगे, नहीं तो हमारी रेपुटेशन कल पार्टी में मिट्टी में मिल जाएगी। वहीं अथर्व ब्रेकफास्ट की तैयारी में लग गया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। उसकी नजरें मैसेज में लिखे फिगर्स पर थी। वो मैसेज देखकर अथर्व की आंखें नम हो गई। तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से आवाज आई, जिसे सुनकर उसके हाथ कांपने लगे थे। अथर्व की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कितने सालों बाद वो आवाज सुनी थी। उस आवाज को सुनकर उसे बीते पल याद आ गए थे। किंग रो रहा है, मास्टर विक्रम। अग्रवाल मेंशन से थोड़ी दूर सड़क के किनारे खड़ी काली एसयूवी के अंदर एक आदमी स्नाइपर थामे बैठा था। उसके कानों में लगे ईयरफोन से एक आवाज गूंजी, यही सही समय है। किंग अभी कमजोर है, ट्रिगर दबा दो और चूकना मत। घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। नकाबपोश आदमी की उंगली ट्रिगर पर कस गई। स्नाइपर के लेंस में किचन के अंदर खड़ा अथर्व साफ दिखाई दे रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। चेकमेट किंग। कौन था ये नकाबपोश आदमी? क्या अथर्व को गोली लग जाएगी? कौन था वो आदमी जो अथर्व की जान के पीछे पड़ा हुआ था? और उस लेटर को छोड़ने की वजह क्या थी? अथर्व के पास क्या मैसेज आया था? आखिर अथर्व के मोबाइल पर किसकी